हेलो दोस्तों, आज हम लोग नया चैप्टर के साथ तैयार हैं। नया चैप्टर इकोनॉमिक्स का मनी एंड क्रेडिट। ठीक है, इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर क्लास 10th है। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा पहला टॉपिक है, टॉपिक का ही नाम है मनी एंड क्रेडिट। नाउ मनी होता क्या है और क्रेडिट क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं ना। क्योंकि मनी का नाम लेते कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में पैसा वर्ड आता है। पैसा पैसा ही मनी ना। तो बट ये मनी की जरूरत क्यों पड़ी यार, है ना। हमें ये इंट्रोड्यूस करने की जरूरत क्या थी, बिना मनी के क्या हमारा काम नहीं चल रहा था। तो बात करते हैं कि मनी की स्टार्टिंग कैसे हुई, है ना, कि कहाँ से शुरुआत हुई है, कैसे इसकी जरूरत पड़ी। देखो पहले जमाने के लोग क्या करते थे पता है, जैसे ये है, मान लो एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मुझे किसी का पैंट चाहिए, ठीक है, या शर्ट चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे किसी की शर्ट चाहिए, मुझे उसकी शर्ट बहुत अच्छी लगी है, बट मेरे पास उसे देने के लिए कुछ नहीं है। मान लो उसे मेरे जूते चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा उसके साथ कि मैं उसे अपने जूते दे दूंगा, शूज दे दूंगा, बदले में उसकी शर्ट मैं ले लूंगा। उससे क्या हुआ, क्या हमारा एक्सचेंज हो गया, हो गया ना। बट क्या यहाँ हमें पैसों की जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी, है ना। तो इस तरीके से हमारा पहले के जमाने में लेन देन होता था। अब जैसे मान लो इसमें हम ये भी करते थे, मान लो जैसे कि पहले गाय भैंस का बहुत ज्यादा पालन होता था ना। अब हमें किसी की कोई चीज चाहिए, कोई चीज अगर चाहिए तो हम उसको अपना कैटल दे देते थे। कैटल बोले तो गाय भैंस, और जो हमें उससे चाहिए होता था वो ले लेते थे हम लोग वापस। तो भैया जब इतना सुविधा थी, जब ये सब कुछ था, तो मनी को इंट्रोड्यूस क्यों किया, मनी की जरूरत क्यों पड़ी, क्या जरूरत थी मनी लाने की, है ना। तो इसमें क्या हुआ, अब आप सोचो, मान लो कि मुझे आपकी कोई चीज चाहिए, बट आपको जो चाहिए वो मेरे पास है ही नहीं, है ना। मान लो आपको कोई चीज चाहिए, चलो एग्जांपल से समझते हैं ना। मान लो आपको चाहिए, आपको चाहिए चावल, ठीक है, राइस चाहिए आपको, बट मेरे पास राइस है ही नहीं आपको देने के लिए। मेरे पास सिर्फ वीट है, गेहूं है आपको देने के लिए, बट आपको तो राइस चाहिए ना। तो यहाँ पे क्या हम दोनों आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज कर पाएंगे, नहीं, क्योंकि जो मुझे चाहिए वो आपके पास नहीं है और जो आपको चाहिए वो मेरे पास नहीं है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, इसलिए फिर हमें मनी को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। तो जैसा कि मैंने लिखा है, मनी एक आपका सिर्फ मीडियम और एक्सचेंज है, एक्सचेंज करने का एक मीडियम है। एक्सचेंज का मतलब चीजों को एक दूसरे से बदलने का एक मीडियम है, ठीक है। मान लो अब मुझे आपसे अगर कोई सामान चाहिए, आपके पास मान लो गेहूं है, मुझे गेहूं चाहिए आपसे, या पेन ले लो, पेन बेटर एग्जांपल ना, कि आपसे मुझे पेन चाहिए, है ना। तो आप मुझसे क्या बोलोगे कि भैया हमें आपसे मनी चाहिए, फिर मैं मनी उसको दे दूंगा, क्या मनी के साथ वो एक्सचेंज नहीं हो गया। तो इसीलिए वही लिखा है, मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज्ड फॉर सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स, जो आपके प्रोडक्ट्स के लिए जरूरत पड़ती है ना, दैट इज कॉल्ड मनी। बट वही मैंने लिखा है, बिफोर मनी वी यूज कैटल, ग्रेन्स एटसेट्रा, दैट इज कॉल्ड बैरेट मेथड। इसको पता है बैरेट मेथड कहते थे, जैसे कि पहले के जमाने में जो एक्सचेंज हुआ था। फिर देखो धीरे धीरे क्या हुआ, पहले हम लोग कैटल ग्रेन इन सब के साथ करते थे, देन फिर हम लोगों ने किया कुछ, हमने कॉपर के कॉइन्स लाना शुरू किया, फिर गोल्ड के कॉइन लाने शुरू करे। बट ये ना हमें बहुत ज़्यादा महंगा पड़ने लगा था। जैसे कि आप अपने फैमिली वालों से अगर पूछोगे ना कि पुराने के ज़माने में क्या होता था, तो आप देखना आपके जैसे दादा हो गए या उनसे भी जो ऊपर की पीढ़ी है, तो वो आपको बताएंगे कि वो पहले पुराने सिक्के यूज़ करते थे, जो कि आपके तांबे के, सोने के, ये सब सिक्के होते थे, ठीक है। तो अगला टॉपिक है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का क्या मतलब है, देखो जैसे लिखा है बोथ पर्सन्स आर सेटिस्फाइड। जाहिर सी बात है, अगर मान लो मुझे आपसे जो चाहिए, ठीक है, आपके पास नहीं है, और आपको जो मुझसे चाहिए वो मेरे पास नहीं है, क्या हम दोनों एक दूसरे से सेटिस्फाइड हैं। क्या हमें दोनों तरफ से इत्तेफाक नहीं होना चाहिए, कोइंसिडेंस नहीं होना चाहिए कि भैया आपको जो चाहिए वो मेरे पास होना ही चाहिए और मुझे जो चाहिए वो आपके पास होना चाहिए। दोनों तरफ से अगर आपके पास इत्तेफाक होगा तभी आप चीजें एक्सचेंज कर सकते हो, अदरवाइज आप चीजें एक्सचेंज कैसे करोगे, है ना। खुद समझो, जैसे एग्जांपल लेते हैं, आपको चाहिए पेन बट मुझे चाहिए कॉपी, है ना। तो आपसे मैं पेन तो ले लूंगा, बट आपके पास कॉपी, मतलब मेरे पास कॉपी है ही नहीं आपको देने के लिए, ठीक है। रिपीट करते हैं, जैसे कि आपको पेन चाहिए और मुझे चाहिए कॉपी, ठीक है। अब
पेन तो मुझे चाहिए, मैंने आपसे पेन ले लिया, बट आपको चाहिए कॉपी। क्या मैं आपको कॉपी दे पाऊंगा अगर मेरे पास कॉपी नहीं है? तो क्या हम चीजें एक्सचेंज कर पाएंगे? नहीं ना। इसीलिए डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का होना बहुत जरूरी है, तभी हम चीजें एक्सचेंज कर पाएंगे। फिर ये सब सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस किया जिसे हम करेंसी कहते हैं। करेंसी का मतलब कॉइन हो गया। जैसे इंडियन की करेंसी आपकी क्या है, अभी इंडिया की रुपीज है ना, वैसे लिखा है देन करेंसी केम, जहां पे हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। देखो कैसे, आज हमारी करेंसी किस किस फॉर्म में होती है, कॉइन हो सकते हैं आपके, पेपर हो सकता है, पेपर मतलब वही नोट आपके जो भी होते हैं, ठीक है। उसका क्रेडिट कार्ड्स, चेक, आजकल तो क्योंकि कैशलेस होता जा रहा है तो ये भी तो एक टाइप से हमारी करेंसी में ही काम कर रहे हैं, है ना। तो उसके बाद ये सब इशू किसने किया, क्या गवर्नमेंट इतनी सारी डिपार्टमेंट संभाल सकती है? नहीं ना। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक नई एक बैंक का क्रिएट किया, एक बैंक जिसको कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, शॉर्ट में आरबीआई। आरबीआई ने क्या किया भैया, आरबीआई ने बोला कि ये करेंसी है और इंडिया में अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप इसके साथ उसको एक्सचेंज कर सकते हो, ठीक है। अगर भैया, फिर यहाँ पे सवाल उठता है कि अगर मान लो कोई बंदा मना करता है कि हमें तो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ना, तो उस टाइम पे क्या होगा, वो एक इलीगल एक्ट है, आप उसके साथ एक्शन ले सकते हो, ठीक है। आप उसके खिलाफ कोई भी कार्यवाही कर सकते हो, ठीक है। वही लिखा है, इफ एनीवन रिफ्यूजेस देन इट्स इलीगल, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। चलो अगला टॉपिक, जैसे हमारा बैंक, बैंक के बारे में पढ़ते हैं कि बैंक क्या क्या करता है ना। तो बैंक के अंदर पहले ये तो जान लेते हैं क्या क्या होता है ना। देखो, मनी ट्रांसफर के लिए सबसे ज्यादा जो लोग यूज करते थे आज से कुछ साल पहले, चेक का बहुत यूज करते थे, आज भी करते हैं, बट अब तो इंडिया कैशलेस हो चुका है ना, तो उसमें तो ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है अब तो चेक, लेकिन होता क्या था, चेक आपका एक ऐसा पेपर होता था, सिर्फ पीस ऑफ पेपर, जिसकी वजह से हम अपने बैंक अकाउंट से कोई भी अमाउंट दूसरे के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते थे। ऐसा उस पेपर को हम लोग कहते थे चेक। क्या ये भी तो एक तरीका हो गया? अब बोलोगे भैया इसमें अंतर क्या है? अंतर देखो इसमें क्या है, इसमें जरूरत ये है कि हमने क्या बैंक से अपना अमाउंट निकाला? नहीं निकाला, है ना। तो तब भी हमें जिसे पैसे देने थे हमने उसे अपनी बैंक अकाउंट में से ट्रांसफर करवा दिए। ये जो काम है ये बैंक और बैंक के बीच में होता है, ठीक है। तो आई थिंक चेक आपको समझ में आ गया होगा, वही लिखा है, इट इज अ पेपर विच इज यूज्ड टू ट्रांसफर अमाउंट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। सिंपल, क्लियर हो गया होगा, है ना। नेक्स्ट टर्म जो है आपका वो है क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब ही पता है क्या होता है? लोन होता है ना। अब लोन से जब भी हम सुनते हैं तो लोन का मतलब आता है कि बैंक वगैरह से उधार लेना, बट ये नहीं है ट्रू। मान लो आप दुकान से कोई सामान उधार ला रहे हो ना, उसको भी हम लोन ही बोलेंगे, उसको भी हम बोलेंगे कि ये सामान हमने क्रेडिट पे खरीदा है, तो क्रेडिट मीन्स लोन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, हम इसको डिफाइन कैसे करें यार? देखो डिफाइन कैसे करेंगे, मतलब किसी भी इंसान से प्रॉमिस करना कि भैया हम फ्यूचर में आपकी पेमेंट जरूर कर देंगे। जैसे कि आप दुकान से कोई भी सामान खरीद के लाए, ठीक है, मान लो दूध लेके आ रहे हो, ठीक है, अब पर मंथ आप दूध लाते जा रहे हो, बट आपने उससे बोला कि भैया मैं रोज को पैसे नहीं दे सकता, बट महीने के लास्ट में मैं दे दूंगा आपको। तो क्या आप उससे उधार लेते जा रहे हो? अब उधार ले रहे हो तो क्या ये एक टाइप का प्रॉमिस हो गया? अब तो दुकान वाला तो आप पे भरोसा ही कर रहा है ना, क्या फ्यूचर में पेमेंट कर दोगे, वो तो आपके ऊपर, आप करोगे या नहीं करोगे, है ना। वैसे तो कर ही देते हैं लोग, है ना। तो वही लिखा है प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट, वही है आपका क्या, लोन या क्रेडिट। अब यहाँ पे 3 नए टर्म आते हैं, देखो कौन कौन से, डिपॉजिटर, बोरोअर एंड लैंडर। अब देखो ये क्या हुआ, देखो स्टार्टिंग से समझते हैं। जैसे कि एक बैंक है, बैंक में आपने अपने पैसे जमा करे, ठीक है, आपने कैश को डाला उसमें, तो आप कौन हुए, डिपॉजिटर हुए, आपने अमाउंट को डिपॉजिट किया ना बैंक में, तो नाउ यू आर द डिपॉजिटर, ठीक है। आप कौन हुए यहाँ पे, डिपॉजिटर, वही लिखा है हु डिपॉजिट मनी। बोरोवर, भैया अब देखो, अब मान लो आपने जमा कर दिया बैंक में, अब कोई बंदा है जिसे बैंक से लोन चाहिए, है ना, वो बैंक से कुछ पैसा उठाना चाहता है, तो उसको हम बोलेंगे बोरोवर, हु टेक लोन। अब लेंडर किसे बोलेंगे, भैया जो लोन देता है, मेरा पैसा था, आपने लोन लिया, बट बीच में दिया किसने, बैंक ने ना, तो बैंक यहां पे आपका हुआ लैंडर, ठीक है। नाउ
अब बात करते हैं आरबीआई के बारे में दोबारा से। आरबीआई एक्चुअली पता है आपका क्या है, आपका सारी बैंकों का ना हेड माना जाता है, इसीलिए हम इसको सुपरवाइजर भी बोलते हैं। कि जितनी भी बैंक्स है ना आज के ज़माने में, जैसे आपका ये हो गया, पीएनबी हो गया, आपका स्टेट बैंक हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, एक्सिस हो गया, बहुत सारी बैंक्स है ना, बट इन सबका हेड एक ही है, दैट इज आरबीआई, हेड ऑफ बैंक, इसीलिए इसको सुपरवाइजर भी बोलते हैं कि ये सारी बैंकों को सुपरवाइज करता है, देखता है। ठीक है, आरबीआई का फंक्शन समझ में आ गया होगा। नाउ वे स्टार्ट बैंक होल्ड 15% मनी इन ब्रांच। अब देखो इसका क्या मतलब है, पता है क्या होता है कि जैसे बैंक है, ठीक है, अब बैंक ने आपने क्या किया, बहुत सारा पैसा आपने लाखों रुपए बैंक में जमा कर दिया। अब आपको क्या लगता है वो बैंक सारा पैसा क्या आपका अपनी ब्रांच में ही रखता है? नहीं, रियल में क्या होता है, वो बैंक सिर्फ और सिर्फ 15% अमाउंट ही आपका ब्रांच में रखता है, बाकी सारा अमाउंट कहां गया भैया फिर आपका, है ना? वो सारा अमाउंट वो ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं, अपनी हेड ब्रांच में ट्रांसफर कर देते हैं। अब सवाल उठता है कि भैया ये 15% अपने पास क्यों रख रहे हैं, है ना? 15% क्यों रख रहे हैं भैया, सारा का सारा जमा कर देते, है ना? अब देखो इसका रीजन क्या है। 15% इसलिए रखते हैं, मान लो आपको अर्जेंट जरूरत पड़ गई किसी बंदे को और वो बैंक से कैश विड्रॉ करने गया, बैंक से कैश लेने गया। अब बैंक वाले क्या बोलेंगे, यार ये तो नहीं बोलेंगे ना कि हमारे पास पैसे नहीं है, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना। तो इसलिए वो टोटल अमाउंट का 15% अप्रॉक्स अमाउंट वो अपनी ब्रांच में रखते हैं, ताकि एनी टाइम अगर कोई भी बंदे को नीड पड़ती है तो वो उसको विड्रॉ कर सके, सिंपल, है ना? और बचा हुआ जो आपका 85% है वो बैंक दूसरे बंदे को लोन दे देती है। क्लियर ना? अगला टॉपिक कि आपका लोन तो हमने पढ़ लिया क्या होता है। अब लोन भी भैया आपके दो टाइप के होते हैं, पता है आपको, एक फॉर्मल, दूसरा इनफॉर्मल। अब फॉर्मल क्या, नाम से ही पता चल रहा है ना, फॉर्मेलिटी वाला। अब फॉर्मेलिटी कहाँ करते हैं, खुद सोचो ना, बैंक वगैरह में जब जाते हैं तो कितनी सारी फॉर्मेलिटीज करनी होती है ना, तो यही इसीलिए हम बोल देते हैं फॉर्मल लोन का मतलब जो लोन आपने बैंक से लिया है उस लोन को हम लोग कहते हैं फॉर्मल लोन। ठीक है, अब इनफॉर्मल क्या होता है भैया, दोस्तों के साथ हम कहाँ इनफॉर्मल रहते हैं, है ना? तो आप बोल सकते हो इनफॉर्मल लोन वो होता है जो कि हम अपने आसपास से ले लें, पड़ोसियों से ले लें, अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से, गांव में कोई जमींदार है उससे ले लिया। मतलब बैंक को छोड़ के अगर आप किसी भी चीज से लोन ले रहे हो देन दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल लोन। अब आप इंटरेस्ट की बात करते हैं, क्या बैंक में ऐसा होता है कि भैया तुम अलग ब्याज दो, 3% की दो, मैं 2% की देता हूँ, ऐसा नहीं होता ना, सबके लिए फिक्स है, सबके लिए रूल सेम है। तो वही है, वही पॉइंट लिखा है कि फॉर्मल में आपका जो इंटरेस्ट है वो आपका फिक्स रहता है, बट इनफॉर्मल में क्या होता है, हाँ, इनफॉर्मल में भैया देखो, अगर आपका बढ़िया वाला दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, हो सकता है आपको 2% की ब्याज पे दे दे, हो सकता है किसी अननोन बंदों को 5% की ब्याज पे दे। क्या इसमें आपका ब्याज जो है वो वेरी कर रहा है, ब्याज बोले तो इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट आपका वेरी करता जा रहा है कि नहीं करता जा रहा है ना, कर रहा है ना। तो अब देखो बात होती है भैया फॉर्मल लोन तो बहुत अच्छा है फिर तो, है ना, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट आपका पता है बहुत कम होता है, बैंक का इंटरेस्ट, है ना। बट फिर भी लोग आसपास से पैसा लोन लेते हैं, उधार लेते हैं, बैंक से नहीं लेते हैं। भैया बैंक से क्यों नहीं लेते, देखो वही लिखा है, बैंक गिव लोन व्हेन डॉक्यूमेंट्स आर कंप्लीट। बैंक आपको जब भी लोन देगा जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होंगे, मतलब आपने सारी कंडीशंस फुलफिल की होंगी। मान लो आप बैंक का पैसा लेके भाग गए तो, है ना, तो बैंक भी कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रखती है जिसको हम कोलेटरल बोलते हैं। कोलेटरल मतलब सिक्योरिटी, कि आपकी क्या गारंटी है कि आप पैसा वापस करोगे। तो बैंक कोलेटरल के तौर पे आपका जमीन के कागज रख सकती है ना, आपकी प्रॉपर्टी रख सकती है, कुछ भी आपका गोल्ड रख सकता है, एनीथिंग कुछ भी रख सकता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कोलेटरल। इफ अगर आपने पुराना लोन पे नहीं किया है और आप दोबारा पहुंच गए लोन लेने, तो क्या बैंक आपको लोन देगा? नहीं ना यार, है ना, बैंक तो बोलेगा पहले पुराना वाला तो चुका दो, उसके बाद ही तो देंगे। तो ये आपका हो गया पे ओल्ड लोन। अब लोन फॉर डेवलपमेंट, देखो अब हमें पता है फॉर्मल जो लोन है बैंक से जो लेते हैं वो बहुत अच्छा होता है क्योंकि उसमें इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है। तो इसमें इसलिए पता है गवर्नमेंट ने ना किसानों के लिए बहुत सी सुविधाएं चलाई हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड, आई रिपीट इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा,
किसान क्रेडिट कार्ड। इसमें पता क्या होता है, किसान को ना बहुत इजीली, बहुत कम रेट पे, बहुत कम इंटरेस्ट पे लोन मिल जाता है इजीली। बट फिर सेम चीज, फॉर्मेलिटीज तो होती हैं। नाउ बात करते हैं लोन फॉर डेवलपमेंट फार्मर सुसाइड। मतलब आपने देखा होगा जब फार्मर कर्जे में डूबता चला जाता है तो वो क्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है यार, है ना। तो गवर्नमेंट ने देखा कि यार ऐसे अगर सारे फार्मर धीरे धीरे ऐसा होता चला जाएगा, कर्जे में डूबते चले जाएंगे जिसकी वजह से सुसाइड होगी, तो क्या यार हमारे देश का डेवलपमेंट हो पाएगा? नहीं ना। क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कि आपका जो प्राइमरी सेक्टर है, जो किसानों वाला है, उसमें आपकी मोर देन 40% पॉपुलेशन है। अगर वही खत्म हो जाएगी तो कैसे काम चलेगा, आपको सोचो ना। नाउ फंक्शन ऑफ बैंक, आप ये बात तो खुद सोचो कि बैंक का फंक्शन क्या है। और बैंक भैया फ्री में थोड़ी खोल के बैठा है कोई भी प्राइवेट वाला इंसान, है ना। उसने अभी उसका भी तो कोई ना कोई अर्निंग होगा। अब उसका देखो क्या अर्निंग है, मैं आपको एक सीधा सा एग्जांपल देता हूं। देखो बैंक आपके पैसे का यूज करती है रियल में। देखो कैसे, मान लो आपने अपने अकाउंट में पैसा रखा, बैंक सपोज कर लो आपको 1% की ब्याज दे रही है, इंटरेस्ट दे रहा है पर मंथ, ठीक है। बट अगर उसने वही पैसा आपका किसी को लोन को दे दिया, लोन पर दे दिया, तो पता है वो उससे, मान लो सपोज कर लो वो 5% का ब्याज ले रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है। तो देखो आपके पैसे का आपको वो दे रहा है 1%, बट आपके पैसे का वो सामने वाले बंदे से ले रहा है 5%। तो क्या बैंक ने 4% का अपना इनकम कर लिया, अर्निंग कर ली कि नहीं कर ली? तो यही होती है बैंक की अर्निंग का तरीका, कि बैंक कैसे अर्न करती है, लोन से अर्न करती है। और ये इतना ज्यादा फायदा होता है, पता है क्यों? क्योंकि सोचो ना, ये इतने सारे एम्प्लॉयज रखती है, उन सबको सैलरी भी देती है और प्लस अपना अर्निंग भी कर लेती है। तो ये हुआ हमारा अर्निंग ऑफ बैंक। अब यहाँ पे एक लास्ट टॉपिक बचा है, डेब्ट ट्रैप। ये क्या है डेब्ट ट्रैप? देखो पता है आपको, लोन ना हमेशा आपके लिए फायदेमंद नहीं होता। मान लो आप पे कुछ लोन है, फिर आपने किया क्या कि आपने थोड़ा सा लोन और लिया, सोचा कि मैं बिजनेस करूंगा फिर सारा लोन चुका दूंगा। बट मान लो अब सेकंड टाइम जब आपने लोन लिया, अब आपने बिजनेस किया, उसमें आपको पड़ गया लॉस पड़ गया। तो अब आप क्या करोगे? अब आपके पास डबल लोन हो गया, अब उनका इंटरेस्ट भी बढ़ता जाएगा। तो क्या अब आप उसको ओवरकम कर पाओगे? सोचो वो लोन आपके लिए कितना पेनफुल बन जाएगा, है ना। फॉर एग्जांपल आप ले लो, आपकी मान लो किसान हो आप, आपकी फसल डूब गई, ठीक है। तो आपने दोबारा लोन लिया, किसी से कर्जा लिया, मान लो कि किसी अपने दुकानदार से ले लिया या किसी जमींदार से ले लिया लोन, ठीक है। अब आपकी फसल दोबारा डूब गई, तो अब तो आप बहुत ज्यादा कर्जे में चले गए। तो अब क्या होगा? तो आप जो हैं उस टाइम पे पूरी तरीके से फंस चुके होगे, पूरी तरीके से ट्रैप हो चुके होगे, चारों तरफ से आपकी सिर्फ प्रॉब्लम्स होंगी, आप पेनफुल में घिर चुके होगे कि नहीं घिर चुके होगे। तो उसको हम कहते हैं डेब्ट ट्रैप, ठीक है। वही हमने लिखा है, व्हेन लोन इज नॉट हेल्पफुल फॉर पर्सन देन दैट पर्सन इज कॉल्ड डेब्ट ट्रैप, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को मनी एंड क्रेडिट कितना सिंपल चैप्टर है ना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, बाय बाय।